नाइन्थ क्लास ओल्ड एनसीईआरटी का एक चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये पॉलिटी का चैप्टर है। इसमें ओवरव्यू देखते हैं। डेमोक्रेसी सिर्फ लोगों के रूलर्स को इलेक्ट करने तक सीमित नहीं होती, कि डेमोक्रेसी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती कि इलेक्शन हो जाते हैं बस, और इलेक्शन होने के बाद डेमोक्रेसी में रूलर्स को कुछ रूल्स और रेगुलेशंस प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। उन्हें इंस्टीट्यूशन के अंदर एक और उनके अकॉर्डिंग काम करना होता है। ये चैप्टर डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस के वर्किंग के बारे में बताते हैं। यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस जैसे जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव होते हैं, इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में बड़े डिसीजन कैसे लिए जाते हैं और वो कैसे लागू किए जाते हैं, यानी इम्प्लीमेंट किए जाते हैं सरकार के द्वारा। साथ ही ये भी देखते हैं कि इन डिसीजन से जुड़े हुए यदि डिस्प्यूट हैं, यदि कोई सरकार डिसीजन सुनाती है और वो किसी को मंजूर नहीं होता और डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस डिस्प्यूट को किस तरीके से सोल्व किया जाता है। इस प्रोसेस में हम 3 इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं जो मेजर डिसीजन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें लेजिस्लेचर होता है, जिसे हम हिंदी में विधायिका कहते हैं। एक रहता है एग्जीक्यूटिव, जिसे कार्यपालिका कहते हैं, और एक रहता है जुडिशियरी, जिसे न्यायपालिका कहते हैं। आप पहले की क्लास में इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं। यहाँ हम उनका शॉर्ट रिवीजन करेंगे और कुछ बड़े क्वेश्चन समझेंगे, जैसे ये इंस्टीट्यूशन क्या काम करते हैं, ये दूसरे इंस्टीट्यूशन से किस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं, और इनकी फंक्शनिंग, इनका काम करने का तरीका, और डेमोक्रेसी में क्या बनता है। इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव ये समझना है कि ये सब इंस्टीट्यूशंस मिलकर गवर्नमेंट का काम कैसे चलाते हैं। कभी कभी हम इनकी तुलना दूसरी डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशन से भी करते हैं। इस चैप्टर में हम मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्पल लेकर करेंगे। पढ़ते वक्त आप अपने स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्पल के बारे में सोच सकते हैं, जो आपकी राज्य सरकार है, जैसे हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश की, कि वो कैसे किसी पॉलिसी को लाते हैं और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाते हैं। जो टॉपिक आता है हाउ इज मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, कि मेजर पॉलिसी के डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि 13 अगस्त 1990 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर निकाला था। इस ऑर्डर को ऑफिस मेमोरेंडम कहा गया। हर गवर्नमेंट ऑर्डर की तरह इसका भी एक नंबर था, वो ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36/012 3190 SCT डेटेड 13/8/1990। ये एक सरकार ने उस टाइम ऑर्डर निकाला था 1990 में। इस ऑर्डर पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के एक जॉइंट सेक्रेटरी थे, उन्होंने इस पर साइन किए थे। ये डिपार्टमेंट जो है, पर्सनल एंड ट्रेनिंग का जो डिपार्टमेंट था, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन का एक हिस्सा था। ये ऑर्डर सिर्फ एक पेज का था, एक पेज पर ही इस ऑर्डर को छापा गया था और एक नॉर्मल सर्कुलर या नोटिस जैसा लग रहा था। गवर्नमेंट ऐसे रोज़ बहुत सारे ऑर्डर इशू करती रहती है, लेकिन ये ऑर्डर बहुत इम्पोर्टेंट हो गया और ये ऑर्डर बहुत ही सुर्खियों में आया और सालों तक कंट्रोवर्सी का रीजन भी बना रहा। यानी आपस में ये एक कंट्रोवर्सी में रहा, विवादित रहा। तो इस ऑर्डर में क्या अनाउंस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिविल सर्विस और पोस्ट में 27% रिजर्वेशन सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी SEBC के लिए दिया गया था। यानी ये जो ऑफिस मेमोरेंडम निकाला था, ये निकाला था SEBC के लिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए। इसमें उनके लिए 27% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था। SEBC उन लोगों को कहा गया जो बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं। इससे पहले रिजर्वेशन का बेनिफिट, यानी इस ऑर्डर के निकलने से पहले नौकरियों में आरक्षण केवल SC और ST के कम्युनिटी को मिलता था। अब एक नई कैटेगरी SEBC लाई गई, इंट्रोड्यूस की गई सरकार के द्वारा। सिर्फ बैकवर्ड क्लास के लोग ही
27% कोटा वाली जॉब के लिए एलिजिबल थे। दूसरे लोग इन जॉब्स के लिए compete नहीं कर सकते थे, वो उसमें फाइट नहीं कर सकते थे। तो ये डिसीजन लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। ये ऑर्डर किसने इशू करने का डिसीजन लिया? क्लियरली इतना बड़ा डिसीजन सिर्फ साइन करने वाले ऑफिसर जो जॉइंट सेक्रेटरी था, केवल ये उसका डिसीजन नहीं था। ऑफिसर सिर्फ मिनिस्टर के आदेश के अनुसार ही इम्प्लीमेंट कर रहा था। वो मिनिस्टर के इशारों पर उसने साइन किए थे जब उसने कहा था। ऐसे मेजर डिसीजन में देश के बड़े फंक्शनरीज भी इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो किसी भी पॉलिसी को लागू करने में और उसे रिजल्ट तक पहुंचाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, जैसे प्रेसिडेंट देश का हेड ऑफ स्टेट और हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी होता है, यानी सबसे हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी प्रेसिडेंट की होती है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड होता है, सरकार का मुखिया होता है, और एक्चुअल गवर्नमेंटल पावर यूज कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। जो सरकारी जो शक्तियां हैं सबका यूज प्राइम मिनिस्टर करता है। प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग में मेजर डिसीजन लेता है। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं, यानी लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ये सभी पार्लियामेंट के पार्ट्स हैं। प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा में मेजॉरिटी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। लोकसभा के जो भी सदस्य हैं वो ज़्यादा सदस्य एक ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बना के वो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। तो ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है एक लंबी प्रोसेस का रिजल्ट था। ये ऐसा नहीं था कि ये एक दिन में ही ये लाया गया था। इसके पीछे एक बहुत स्टेप्स रहते हैं और इस स्टेप के पीछे एक मंडल कमीशन का हाथ था। 1979 में यदि इस ऑफिस मेमोरेंडम की हिस्ट्री की बात करें तो 1979 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट किया था। बैकवर्ड क्लास के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए कमीशन का गठन किया गया था 1979 में। इस कमीशन के चेयरमैन थे बीपी मंडल। बीपी मंडल इसीलिए इसके नाम से पॉपुलर हुआ और उसे कहा गया मंडल कमीशन। कमीशन का काम था जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हैं उनकी पहचान करना, जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई क्लास है उनको पहचानना और फिर उनके लिए डेवलपमेंट के लिए उनके लिए सुझाव देना कि उनका विकास कैसे हो। फिर एक साल बाद 1980 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उनकी एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी कि गवर्नमेंट जॉब में 27% रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास को दिया जाए। ये दिया था मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में। उन्होंने सिफारिश की थी कि जो इकोनॉमिकल, जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लास हैं उनको नौकरियों में 27% रिजर्वेशन दी जाए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट में गई और पार्लियामेंट में उसके ऊपर डिस्कस हुआ, यानी पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में उसके ऊपर डिस्कस हुआ। कई सालों तक एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पॉलिटिकल पार्टीज इस रिकमेंडेशन को, इस सिफारिश को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिमांड करते रहे। तो कई साल तक ये चलती रही। फिर 1989 में जनता दल एक पार्टी थी, उन्होंने वादा किया कि अगर उनकी गवर्नमेंट बनी, यदि उनकी सरकार बनती है तो वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद जनता दल की सरकार बन गई और जनता दल के वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए। प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट में सरकार बनने के बाद गवर्नमेंट का जो इरादा था, इंटेंशन थी, जो उन्होंने अनाउंसमेंट कर रखी थी कि मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की जाएंगी, तो ऐसा राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ने अपने भाषण में बताया। 6 अगस्त 1990 को यूनियन कैबिनेट ने, जो कैबिनेट थी, मंत्रियों का जो समूह था, जो मेन आदमी थे, उन्होंने फॉर्मली रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन ले लिया। उन्होंने वो जो मंडल कमीशन की जो सिफारिश थी उसको मान लिया और उसको लागू करने का उन्होंने डिसीजन ले लिया। अगले दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा में इस डिसीजन की इंफॉर्मेशन दे दी। कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया और कैबिनेट का डिसीजन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को भेज दिया गया, जो उस समय उससे संबंधित डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग।
डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर ने वो कैबिनेट से वो प्राप्त कर लिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर ने ऑर्डर ड्राफ्ट किया और मिनिस्टर से अप्रूवल ली, जो उस विभाग का मंत्री था उससे अप्रूवल ली, और एक ऑफिसर ने यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से उसमें साइन कर दिया, जैसा कि जॉइंट सेक्रेटरी ने किया था। तो इस तरह 13 अगस्त 1990 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला गया, एक ऑफिस ऑर्डर निकाला गया 36/012/31/90। अगले कुछ महीनों तक ये देश का सबसे डिबेटेड इशू बन गया था। इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही थी। न्यूज़पेपर और मैगजीन में अलग अलग ओपिनियन आ रहे थे। कुछ प्रोटेस्ट भी हुए, कुछ शांतिपूर्वक हुए, पीसफुल हुए, कुछ वायलेंट हिंसात्मक भी हुए। लोग स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे थे क्योंकि ये डिसीजन हज़ारों नौकरियों को इफ़ेक्ट कर रहा था। इसके समर्थन में भी कुछ लोग थे। कुछ लोगों का मानना था कि इंडिया में कास्ट इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है, जाति के आधार पर इनइक्वलिटी, असमानता बहुत ज़्यादा है, और रिजर्वेशन बैकवर्ड कम्युनिटी को एक पारदर्शी फेयर अपॉर्चुनिटी देने का काम करेगा। यानी ये जो ऑर्डर था ये उन लोगों के लिए अच्छा था। गवर्नमेंट जॉब में उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में उनकी रिप्रेजेंटेशन अभी तक बहुत कम थी। इस रिजर्वेशन की वजह से 27% की वजह से उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे, जो ओपोनेंट्स थे, जो विरोध करने वाले थे। इन लोगों का मानना था कि ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के खिलाफ है, यानी ये समानता का अधिकार, समानता का अवसर के खिलाफ है, और मोर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को जॉब नहीं मिल पाएगी। इससे कास्ट फीलिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे नेशनल यूनिटी को भी, राष्ट्रीय एकता को भी नुकसान पहुंचेगा। इस चैप्टर में हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कि डिसीजन सही था या गलत। हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि मेजर डिसीजन कैसे लिए जाते हैं और कैसे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, और उनमें किस तरीके से डिस्प्यूट हो सकता है। जब इसमें डिस्प्यूट देखने को मिला तो जुडिशियरी सामने आई, डिस्प्यूट को सोल्व किया जुडिशियरी ने। इंडिया में जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स, जो गवर्नमेंट डिसीजन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको सोल्व करने का काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स। कई लोग और एसोसिएशन इस ऑर्डर के खिलाफ कोर्ट में चले गए। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि ऑर्डर को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाए, ऑर्डर को दोबारा से हटा दिया जाए और इसके इम्प्लीमेंटेशन को रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी केस को एक साथ सुना और ये केस फेमस हो गया। ये केस फेमस हुआ इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से। इसमें 11 जज बैठे और 11 जज ने आर्गूमेंट्स सुने। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी से डिसीजन दे दिया। गवर्नमेंट का ऑर्डर को वैलिड मान लिया गया, लेकिन कोर्ट ने गवर्नमेंट के ऑर्डर को में थोड़ी चेंजिंग, यानी उसमें मॉडिफाई करने के लिए लिख दिया। कोर्ट ने कहा कि वेल टू डू बैकवर्ड क्लास पीपल को रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, यानी जो लोग उस बैकवर्ड क्लास में जो अमीर थे उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। ये जो क्लास थी, जो इनको क्रीमी लेयर बोला गया। इनको क्या बोला गया? क्रीमी लेयर। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद 8 सितंबर 1993 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक नए सिरे से ऑफिस मेमोरेंडम इशू कर दिया। इसके बाद डिस्प्यूट ख़त्म हो गया और तब से ये रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो की जा रही है 1993 से। हमने गवर्नमेंट के काम करने के एग्जाम्पल देखा कि किस तरीके से गवर्नमेंट काम करता है। अब इसमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत कैसे पड़ती है। किसी देश की गवर्नमेंट को चलाने के लिए बहुत सी एक्टिविटी शामिल होती हैं, जैसे सिटीजन्स को सिक्योरिटी का भरोसा दिलाना, इंश्योर करना, और एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को प्रोवाइड करना, और टैक्स को कलेक्ट करना, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, प्रशासन को डिफेंस, सुरक्षा और डेवलपमेंटल प्रोग्राम और विकास की गतिविधियों पर पैसा खर्च करना। ये सभी गवर्नमेंट का काम होता है। और लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम्स बनाना, उनकी भलाई के लिए नई नई योजनाएं बनाना और उनको लागू करना, ये सभी गवर्नमेंट के काम होते हैं। कुछ लोग इन एक्टिविटी से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं और कुछ लोग
उन डिसीजन को इम्प्लीमेंट यानी लागू करवाते हैं। यानी कुछ तो डिसीजन लेते हैं, कुछ इनको लागू करते हैं। अगर डिसीजन या इम्प्लीमेंटेशन को लेकर यदि डिस्प्यूट हो जाता है तो किसी को ये डिसाइड करना होता है कि क्या सही है और क्या गलत, जो कि जुडिशरी देखती है। ये ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को पता हो कि किस काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है। ये भी ज़रूरी है कि गवर्नमेंट का काम स्मूथली चलता रहे, चाहे इम्पोर्टेंट पोजीशन पर बैठे लोग बदल जाएं, लेकिन गवर्नमेंट का काम रुकना नहीं चाहिए। इन सब कामों को संभालने के लिए मॉडर्न डेमोक्रेसी में कई अरेंजमेंट बनाए जाते हैं। ये अरेंजमेंट इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। डेमोक्रेसी तभी अच्छे से काम करती है जब इंस्टीट्यूशंस अपने असाइंड फंक्शन को, उनके द्वारा निर्धारित किए गए फंक्शन को यदि वो प्रॉपरली वो परफॉर्म करती है। किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन हर इंस्टीट्यूशन की पावर और फंक्शन के बेसिक रूल्स बनाता है। यानी जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं ये सभी संविधान के हिसाब से ही काम करते हैं। पहले वाले एग्जाम्पल में कई इंस्टीट्यूशंस का रोल था। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मेजर पॉलिसी डिसीजन लेते हैं। प्रधानमंत्री और उनके साथी मंत्री रहते हैं, वो पॉलिसी बनाने का काम करते हैं। सिविल सर्वेंट मिनिस्टर्स के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। जो सिविल सर्वेंट उनके नीचे जो लगे रहते हैं, जो ऑफिसर्स लगे रहते हैं, जो पॉलिसी डिसीजन प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा लिया जाता है, उनको लागू करवाने का काम सिविल सर्वेंट्स करते हैं। सुप्रीम कोर्ट सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में यदि डिस्प्यूट हो जाता है उस पॉलिसी को लेकर के, तो उसको सॉल्व करने का काम करता है सुप्रीम कोर्ट। अभी और भी कई इंस्टीट्यूशंस इस प्रोसेस में शामिल होते हैं। इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस में रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं, उनमें मीटिंग्स भी होती हैं और उनमें कमेटी भी बनती हैं। प्रोसीजर और रूटीन फॉलो करने पड़ते हैं। इस वजह से देरी भी हो सकती है किसी पॉलिसी को लाने में, और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग, हरास करने वाला लगता है। कभी कभी लोगों को लगता है कि अगर एक ही आदमी बिना रूल्स और मीटिंग के सारे डिसीजन ले तो काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट नहीं है। डेमोक्रेसी ये अलाउ नहीं करती कि एक आदमी ही सारे डिसीजन ले, भले ही काम जल्दी ही क्यों न हो। इंस्टीट्यूशंस के डिले और प्रोसीजर यूजफुल होते हैं, क्योंकि देरी तो होती है इंस्टीट्यूशन के जरिए, लेकिन वो यूजफुल होते हैं क्योंकि ज़्यादा लोगों से कंसल्टेशन का मौका मिल जाता है, ज़्यादा लोगों की राय इसमें मिल जाती है। जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेने से बचाव हो जाता है और डिसीजन केयरफुली लिए जाते हैं, सावधानीपूर्वक लिए जाते हैं। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पर जोर देती है। पार्लियामेंट ऑफिस मेमोरेंडम वाले एग्जाम्पल में पार्लियामेंट ने डायरेक्टली डिसीजन नहीं लिया था, इसलिए लग सकता है कि पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं था, लेकिन पार्लियामेंट ने इनडायरेक्टली डिसीजन को प्रभावित किया था। उस डिसीजन में पार्लियामेंट का भी योगदान था। याद करें कि मंडल कमीशन रिपोर्ट पार्लियामेंट में ही डिस्कस हुई थी। प्रेसिडेंट ने इसे अपने एड्रेस में, अपने संबोधन में मेंशन किया था। प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में इसके बारे में स्टेटमेंट दिया था। ये डिसीजन डायरेक्टली पार्लियामेंट ने नहीं लिया, लेकिन पार्लियामेंट की डिस्कशन ने गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया और डिसीजन को शेप कर दिया। कहने का मतलब पार्लियामेंट्स में जो डिस्कशन हुआ था, उसी डिस्कशन की रिजल्ट की वजह से यह डिसीजन आ पाया। अगर पार्लियामेंट इस डिसीजन के फेवर में नहीं होती तो गवर्नमेंट इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। तो यहाँ पर पार्लियामेंट का भी किसी पॉलिसी में योगदान रहता है। हर डेमोक्रेसी में जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, उनकी एक असेंबली होती है जो लोगों की तरफ से सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी एक्सरसाइज करती है। वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल अथॉरिटी रहती है जो जनता के द्वारा जो लोग चुने हुए भेजे जाते हैं। इंडिया में इसको नेशनल असेंबली को पार्लियामेंट कहा जाता है। स्टेट लेवल पर इसे लेजिस्लेचर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, जहां पर एमएलए बैठते हैं, और पार्लियामेंट में एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बैठते हैं। अलग अलग कंट्री में नाम अलग अलग हो सकते हैं,
लेकिन ऐसी असेंबली हर डेमोक्रेसी कंट्री में होती है। डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरीके की असेंबली होती है जहाँ पर चुने हुए लोग वहाँ पर जाकर बैठते हैं और डिबेट और डिस्कशन करते हैं। पार्लियामेंट कई तरीके की भूमिका निभाता है। पार्लियामेंट किसी भी देश में कानून बनाने की फाइनल अथॉरिटी होती है। जो कानून बनते हैं पार्लियामेंट में बनते हैं। लॉ मेकिंग, कानून बनाना इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि असेंबली को इसीलिए लेजिस्लेचर कहा जाता है। पार्लियामेंट नए कानून बना सकती है और पुराने कानून में चेंजिंग कर सकती है या फिर पुराने कानून को हटा भी सकती है। पार्लियामेंट्स उन लोगों पर कंट्रोल रखती है जो गवर्नमेंट चलाते हैं। इंडिया जैसे कंट्री में गवर्नमेंट तब तक ही डिसीजन ले सकती है जब तक उसके पास पार्लियामेंट का सपोर्ट हो। यदि पार्लियामेंट का सपोर्ट हो तो वो गवर्नमेंट फिर हट सकती है। पार्लियामेंट पब्लिक मनी को कंट्रोल करती है। जो संपत्ति होती है, धन होता है, जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है उस पर भी इसका कंट्रोल रहता है। ज़्यादातर देशों में गवर्नमेंट तभी पैसा खर्च कर सकती है जब पार्लियामेंट उसकी आज्ञा देती है। पार्लियामेंट पब्लिक इशू और नेशनल पॉलिसी पर जो आम जनता के जो इशू रहते हैं और कोई राष्ट्रीय नीति रहती है, नेशनल पॉलिसी रहती है, उस पर डिस्कशन करना और डिबेट करने का एक हाईएस्ट फॉर्म होती है। पार्लियामेंट गवर्नमेंट से किसी भी मैटर पर इंफॉर्मेशन मांग सकती है। बड़े बड़े देशों में पार्लियामेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है जिन्हें हाउस या फिर चैम्बर्स कहा जाता है। फर्स्ट हाउस डायरेक्टली लोगों द्वारा इलेक्ट होता है, लोगों की तरफ से रियल पावर एक्सरसाइज करता है। लोगों द्वारा चुने गए लोग फर्स्ट हाउस में बैठते हैं। एक रहता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में इनडायरेक्टली चुने हुए लोग रहते हैं। यहाँ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म होता है। स्टेट और रीजन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है सेकंड हाउस। इंडिया की पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं। एक रहता है राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। एक रहता है लोकसभा जिसे हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी पार्लियामेंट का ही एक हिस्सा होते हैं, चाहे वो किसी हाउस के मेंबर नहीं हों। कोई भी कानून तभी इफेक्टिव होता है जब प्रेसिडेंट उसे असेंट देते हैं, यानी प्रेसिडेंट उसे स्वीकृति देते हैं। लोकसभा में डायरेक्टली लोग द्वारा इलेक्ट होते हैं। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा में अंतर देखते हैं। लोकसभा में डायरेक्टली लोगों द्वारा इलेक्ट होती है। जो चुनाव होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आते हैं और यहाँ पर बैठते हैं और वो सभी मिलकर लोकसभा बनाते हैं। मेंबर्स का जो टर्म है, जो काल है, जो समय है वो 5 साल का होता है और ये हाउस डिसॉल्व हो सकता है। राज्यसभा मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, उनको डायरेक्ट जनता नहीं चुनती। इसे परमानेंट हाउस भी कहते हैं। हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स इसमें से रिटायर होते रहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कौन सा ज़्यादा पावरफुल होता है? राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस भी कहा जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल है। ज़्यादातर मैटर में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होती है। लोकसभा की पावर्स की यदि बात करें तो कोई भी ऑर्डिनरी लॉ दोनों हाउस से पास होना ज़रूरी है। यदि डिसएग्रीमेंट हो तो जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। लोकसभा में मेंबर्स ज़्यादा होने की वजह से उसकी ओपिनियन यूजुअली प्रिवेल करती है, यानी लोकसभा की बात को मान्यता दी जाती है। इस प्रकार लोकसभा ऑर्डिनरी लॉ में इंटरफेयर करती है। मनी मैटर्स में, मनी बिल और बजट के मैटर्स में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होती है। लोकसभा के पास करने के बाद राज्यसभा मनी बिल रिजेक्ट नहीं कर सकती। सिर्फ 14 दिन तक डिले ज़रूर कर सकती है या फिर कोई सजेशन या सुझाव दे सकती है। लोकसभा उन सजेशंस को मान भी सकती है या फिर लोकसभा उनको रिजेक्ट भी कर सकती है। तो मनी मैटर में लोकसभा ही ज़्यादा पावरफुल होती है। लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करती है। प्राइम मिनिस्टर वही बन सकता है, प्रधानमंत्री वही बन सकता है जिसके पास लोकसभा की मेजॉरिटी यानी बहुमत का सपोर्ट हो। अगर लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दे तो प्रधानमंत्री और पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। राज्यसभा के पास ये पावर
नहीं होती, इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर कंट्रोल के मामले में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होती है। 7 दिसंबर 2004 को लोकसभा की प्रोसीडिंग जो आपकी बुक में दिखाई गई है, 7 दिसंबर 2004 14वीं लोकसभा का एक नॉर्मल वर्किंग डे था। उस दिन की एक्टिविटीज़ हमें पार्लियामेंट के रोल्स और पार्लियामेंट की पावर्स को समझाने में मदद करती हैं। उस दिन का 11 बजे का टाइम जिसे हम क्वेश्चन आवर भी कहते हैं, अलग अलग मंत्री मिनिस्टर्स ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा पूछे गए लगभग 250 क्वेश्चन का रिटर्न में जवाब दिया। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। कश्मीर में मिलिटेंट ग्रुप से टॉक्स करने पर गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? कहने का मतलब सरकार का जो कश्मीर में मिलिटेंट ग्रुप यानी आतंकवादी ग्रुप हैं उनके प्रति क्या राय है। शेड्यूल ट्राइब्स के खिलाफ जो एट्रोसिटीज के फिगर्स क्या हैं, जिनमें पुलिस द्वारा किए गए केस भी शामिल हैं। यानी शेड्यूल ट्राइब्स पर जो अत्याचार के आंकड़े हैं वो क्या हैं, जिनमें पुलिस भी शामिल है। बड़ी कंपनीज द्वारा मेडिसिन की ओवर प्राइसिंग रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। जो बड़ी कंपनी दवाइयों के रेट दिन प्रतिदिन बढ़ा रही है, तो सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है। तो ये अलग अलग मेंबर्स के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके संबंधित विभाग के मंत्री से, और मंत्री उनका जवाब देता है। इससे पता चलता है कि पार्लियामेंट के पास गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछने और पब्लिक इश्यू पर इंफॉर्मेशन भी लेने की पावर होती है। क्वेश्चन आवर ख़त्म होने के बाद 12 बजे का टाइम, उसमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का प्रेजेंटेशन किया जाता है। कई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स का रिक्रूटमेंट रूल, यानी ITBP के जो रिक्रूटमेंट रूल हैं उनको संसद में पेश किया जाता है। IIT खड़गपुर की एनुअल रिपोर्ट को भी पेश किया जाता है, और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम की रिपोर्ट और अकाउंट्स को प्रेजेंट किया जाता है। इस प्रकार सरकार कोई भी रूल बनाती है, रिक्रूटमेंट रूल बनाती है, जैसे ITBP से संबंधित, या फिर कोई एनुअल रिपोर्ट रहती है जैसे IIT खड़गपुर से रिलेटेड, या फिर कोई और रिपोर्ट रहती है, तो उसको संसद में पेश करना ज़रूरी होता है। इससे पता चलता है कि पार्लियामेंट गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट्स हैं और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको भी एग्जामाइन करने का काम करती है। डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट्स के प्रेजेंटेशन के बाद मंत्रियों की स्टेटमेंट होती है। जैसे डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो मंत्री है उसने नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को रिवाइव करने के बारे में स्टेटमेंट दिया था। कहने का मतलब जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल थी उसको पुनर्जीवित करने का स्टेटमेंट दिया था। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे ने, जो रेलवे मंत्री था, उन्होंने रेलवे को रेलवे बजट से एक्स्ट्रा ग्रांट की ज़रूरत के बारे में स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर ने, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल बिल 2004 को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि गवर्नमेंट को इस मैटर पर ऑर्डिनेंस क्यों लाना पड़ा। इससे पता चलता है कि मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के सामने पॉलिसीज़, बिल और फाइनेंशियल मैटर को प्रेजेंट करते हैं, यानी वो पार्लियामेंट के सामने उनको रखते हैं। मंत्रियों की स्टेटमेंट के बाद देश में विभिन्न जगह पर कुछ घटनाएं जो होती हैं उनके इशू भी पार्लियामेंट में उठाए जाते हैं। कई MP ने 12:14 पर एक इम्पोर्टेंट इशू उठाया, जैसे तहलका केस में CBI द्वारा कुछ लीडर्स के अगेंस्ट केस रजिस्टर करने में बदले की भावना को उजागर किया। यानी उन्होंने बताया कि उस समय का तहलका केस था, जो सेक्सुअल असॉल्ट से संबंधित केस था, उसमें कुछ लीडर्स के नाम पुलिस ने उसमें FIR में लिख दिए थे। कॉन्स्टिट्यूशन में राजस्थानी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की डिमांड भी एक MP के द्वारा उठाई गई। आंध्र प्रदेश के किसान और एग्रीकल्चर वर्कर के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करने की ज़रूरत का मुद्दा भी एक सांसद के द्वारा उठाया गया। इससे पता चलता है कि पार्लियामेंट पब्लिक और रीजनल इश्यूज, यानी जो क्षेत्रीय मुद्दे रहते हैं, डिस्कस करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है।
उस दिन जब मेंबर्स ने कुछ इश्यू उठाए, उसके बाद 2 बिल पास किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, जिनमें एक था सिक्योरिटी लॉ अमेंडमेंट बिल और एक था एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ डेब्ट लॉ अमेंडमेंट बिल। इससे पार्लियामेंट का जो लॉ मेकिंग फंक्शन है वो समझ में आता है। 2 कानून पास करने के बाद लगभग 4 बजे फॉरेन पॉलिसी पर डिस्कशन हुआ। गवर्नमेंट की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी और इराक सिचुएशन को कंटेक्स्ट में इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कंटिन्यू करने की इम्पोर्टेंस पर लंबी डिस्कशन हुई। इस प्रकार पार्लियामेंट का नेशनल और इंटरनेशनल मैटर पर भी डिस्कस करने का रोल समझ में आता है। लगभग 7:17 PM पर दिन का समापन हुआ, डिस्कशन खत्म हुई और हाउस को अगले दिन एडजर्न कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। जैसा कि चैप्टर के शुरू में बताया गया था, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और जुडिशरी आते हैं। इसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। ऑफिस मेमोरेंडम वाली स्टोरी में हमने देखा कि डॉक्यूमेंट साइन करने वाला ऑफिसर असली डिसीजन बनाने वाला नहीं था, वो सिर्फ हायर अथॉरिटी द्वारा लिए गए पॉलिसी डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर रहा था, उसने केवल उस पर साइन किए थे। हमने प्राइम मिनिस्टर का रोल भी देखा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी लोकसभा के सपोर्ट के बिना डिसीजन नहीं ले सकता था। इस सेंस में प्राइम मिनिस्टर भी पार्लियामेंट की विश को इम्प्लीमेंट कर रहा था, जिसको पार्लियामेंट चाह रही थी। गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पर कुछ फंक्शनरीज डेली डिसीजन लेते हैं, लेकिन उनके पास सुप्रीम पावर नहीं होती। इन सबको मिलाकर एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। इन्हें एग्जीक्यूटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं। जब हम गवर्नमेंट बोलते हैं तो जनरली हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, जिसे हम कार्यपालिका भी कहते हैं, जिसमें ज़्यादातर सिविल सर्वेंट अपना रोल प्ले करते हैं। एग्जीक्यूटिव 2 प्रकार के होते हैं, पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में वो लोग होते हैं जो लोगों द्वारा इलेक्ट यानी चुने जाते हैं। वो फिक्स पीरियड के लिए पावर में रहते हैं। वो 5 साल या फिर सरकार गिरने पर वो 5 साल से कम भी रह सकते हैं। ये नेता यानी ये लीडर्स मेजर पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, लोगों की विल को रिप्रेजेंट करते हैं कि लोगों की इच्छा क्या होती है। अब है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में सिविल सर्वेंट आते हैं। ये ऑफिसर्स लॉन्ग टर्म बेसिस पर लंबे समय तक अपॉइंटमेंट होते हैं। गवर्नमेंट बदलने पर भी, यदि सरकार बदल जाती है, आज एक पार्टी की सरकार है, कल दूसरी पार्टी की सरकार, तो भी ये ऑफिस में बने रहते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स की दिन प्रतिदिन एडमिनिस्ट्रेशन में ये हेल्प करने का काम करते हैं। सिविल सर्वेंट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर काम करते हैं। कहने का मतलब, जो चुने हुए लोग जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, MP या MLA जाते हैं, उनको चलाने के लिए सिविल सर्वेंट जो एग्जीक्यूटिव हैं वो परमानेंट नियुक्त किए जाते हैं। यदि पावर की बात करें तो मिनिस्टर्स जो रहते हैं, चुने हुए जो लोग रहते हैं, और वो मंत्री बनकर वो सिविल सर्वेंट से ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। सिविल सर्वेंट अक्सर मिनिस्टर से ज़्यादा एजुकेटेड और टेक्निकली नॉलेज रखते हैं। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री के ऑफिसर इकोनॉमिक्स ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। डिफेंस, हेल्थ या साइंस मिनिस्टर टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं भी हो सकते हैं, फिर भी मिनिस्टर्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों की विल सबसे सुप्रीम होती है। लोगों की जो विल है, इच्छा है, वो सबसे ऊपर मानी जाती है। मिनिस्टर्स लोगों द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। जब लोग सबसे ऊपर हैं, पीपल्स सबसे ऊपर हैं, और पीपल के द्वारा इलेक्टेड ये जो मिनिस्टर्स हैं, ये भी सिविल सर्वेंट से ऊपर हो जाते हैं। वो पब्लिक के प्रति जिम्मेदार, आंसरेबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इसलिए फाइनल डिसीजंस मिनिस्टर्स के द्वारा लिए जाते हैं, क्योंकि उनको जनता को जवाब देना होता है। एक्सपर्ट्स और सिविल सर्वेंट केवल उनको एडवाइस देने का काम करते हैं। एक्सपर्ट्स अलग अलग ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन मिनिस्टर गवर्नमेंट के ओवरऑल ऑब्जेक्ट को देखकर ही लेने का काम करता है।
कहने का मतलब सिविल सर्वेंट या एक्सपर्ट जो राय देता है, मंत्री उसको रिजेक्ट भी कर सकता है और अपनी सूझबूझ से जनता के हित में फैसला ले सकता है। एक्सपर्ट्स और मिनिस्टर्स का ये जो सिस्टम है किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है। एक्सपर्ट टेक्निकल डिटेल समझाते रहते हैं और जो लीडर्स हैं ओवरऑल डायरेक्शन समझते हैं। एक्सपर्ट्स रूट सजेस्ट करते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन लीडर्स ही डिसाइड करते हैं। कहने का मतलब जो एक्सपर्ट यानी सिविल सर्वेंट होते हैं वो केवल तरीके बताते हैं, लेकिन उस तरीके को अपनाना है या नहीं अपनाना ये डिसाइड करता है मंत्री। डेमोक्रेसी में इलेक्टेड मिनिस्टर्स ये रोल परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ कुछ एक लोगों का ग्रुप होता है जिन्हें हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपॉइंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को या लोकसभा में मेजॉरिटी सपोर्ट वाली कोलिशन के लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है। राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को अपॉइंट करने की पावर तो होती है, लेकिन वह अपनी मर्जी से किसी को भी प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। इसके लिए प्रधानमंत्री के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, यदि कोई पार्टी इलेक्शन जीतती है और इस किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, उसके लिए सपोर्ट देते हैं, तो उसी के आधार पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर पाता है। यदि किसी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी यानी बहुमत नहीं मिलता है तो प्रेसिडेंट उस आदमी को अपॉइंट करता है जिसके मेजॉरिटी सपोर्ट लेने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। प्राइम मिनिस्टर तब तक ऑफिस में रहता है जब तक उसके पास लोकसभा का मेजॉरिटी सपोर्ट होता है। मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट के बाद जब राष्ट्रपति किसी बहुमत वाले प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर देता है, उसके बाद मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट की जाती है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर दूसरे मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट करता है। मिनिस्टर्स ज़्यादातर रूलिंग पार्टी या फिर कोलिशन पार्टनर्स होते हैं, गठबंधन पार्टी के होते हैं, उनमें से सिलेक्ट किए जाते हैं। जनरली मिनिस्टर्स का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना ज़रूरी होता है, उसने एमपी का इलेक्शन लड़ा हो और जीता हो, ये ज़रूरी होता है। अगर कोई एमपी नहीं है और मिनिस्टर बन जाता है, मंत्री बन जाता है, तो उसे 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट के किसी एक हाउस का मेंबर बनाना पड़ता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सारे मिनिस्टर्स मिलकर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं। इसमें जनरली 60 से लेकर 80 तक मिनिस्टर होते हैं। मिनिस्टर्स के यदि टाइप्स की बात करें, जो मिनिस्टर्स बनते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उनमें एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो रूलिंग पार्टी या कोलिशन के सीनियर लीडर होते हैं, गठबंधन के सीनियर नेता होते हैं, इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री के वो हेड होते हैं। ये रेगुलर मीटिंग करते हैं और मेजर डिसीजन लेने का काम करते हैं। इन सब मंत्रियों को मिलाकर ये जितने भी सीनियर लीडर होते हैं, सीनियर मंत्री होते हैं, इन सभी को मिलाकर कैबिनेट बोला जाता है। कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सबसे पावरफुल और इनर ग्रुप होता है। यूजुअली इसमें लगभग 20 मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स के अलावा और जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें हम मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज बोलते हैं। ये छोटी मिनिस्ट्री इंडिपेंडेंटली हैंडल करते हैं। स्पेशल इनविटेशन पर कैबिनेट मीटिंग्स ही अटेंड कर पाते हैं। एक रहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स की सहायता के लिए, असिस्टेंट के लिए ये नियुक्त किए जाते हैं। उनके अंडर काम करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में। अब बात करते हैं कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सभी मिनिस्टर्स का रेगुलर मिलना प्रैक्टिकल नहीं होता, इसलिए इम्पोर्टेंट डिसीजन मेनली कैबिनेट मीटिंग में ही लिए जाते हैं। इसी वजह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। कैबिनेट की टीम की तरह
काम करते हैं, इसलिए इसको कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। अगर मिनिस्टर्स की ओपिनियन अलग भी होती है, मंत्रियों की राय अलग भी होती है, फिर भी सभी को कैबिनेट डिसीजन को पब्लिकली सपोर्ट करना पड़ता है। कोई भी मंत्री ओपनली गवर्नमेंट डिसीजन के खिलाफ नहीं जा सकता। अब बात करते हैं सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होते हैं। जब मंत्री नियुक्त किए जाते हैं तो हर मंत्रालय में एक सेक्रेटरी होते हैं। ये सीनियर सिविल सर्वेंट होते हैं जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मिनिस्टर्स को, मंत्रियों को डिसीजन लेने में ये हेल्प करते हैं। कैबिनेट की हेल्प से कैबिनेट सेक्रेटरीट भी करता है। कहने का मतलब कैबिनेट मंत्रियों के पास भी उनके अलग सेक्रेटरी होते हैं। इसमें सीनियर सिविल सर्वेंट होते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री के काम को कोऑर्डिनेट करते हैं और गवर्नमेंट को स्मूथली चलाने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर हम पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, मंत्री की शक्तियों की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर या उनके आपस के रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा गया है, लेकिन गवर्नमेंट के हेड होने के कारण प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ही वाइड पावर्स होती हैं। प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग की चेयरमैनशिप करता है। जब भी कैबिनेट मीटिंग होती है, मंत्रियों की मीटिंग होती है, तो उसका मुखिया प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट के काम को कोऑर्डिनेट करने का काम भी प्राइम मिनिस्टर करता है, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट में बीच में कोऑर्डिनेशन का जो डायरेक्शन मिलती है वो भी प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर से मिलती है। डिपार्टमेंट के बीच डिसएग्रीमेंट होने पर भी फाइनल डिसीजन जो लेता है वो प्रधानमंत्री लेता है। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ पर जनरली सुपरवाइज करने का काम भी प्राइम मिनिस्टर ही करता है। सभी मंत्री उसकी लीडरशिप में काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के काम को डिस्ट्रीब्यूट करता है और रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है, यानी मंत्रियों के कामों को वो उनमें आपस में बांट सकता है कि कौन को क्या काम देना है। मिनिस्टर्स को डिसमिस करने की पावर भी प्रधानमंत्री रखता है। जब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रिजाइन कर देती है। सबसे पावरफुल व्यक्ति के रूप में प्राइम मिनिस्टर ही होता है। यदि कैबिनेट इंडिया की सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है तो कैबिनेट के अंदर प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर भी सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है। दुनिया की कई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में रिसेंट डिकेड्स में पिछले कुछ दशकों में प्राइम मिनिस्टर की पावर बहुत बढ़ गई है। इसी वजह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कभी कभी प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी के द्वारा कैबिनेट पार्लियामेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। मीडिया भी ट्रेंड को स्ट्रॉन्ग बनाता है क्योंकि वो पॉलिटिक्स और इलेक्शन को टॉप लीडर के बीच में कंपटीशन की तरह दिखाता है। इंडिया में भी प्राइम मिनिस्टर के हाथों में पावर कंसंट्रेशन देखा गया है। इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। पब्लिक पर उनका बहुत ही इन्फ्लुएंस था, बहुत ही प्रभाव था, इसलिए उनके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी थी। इंदिरा गांधी भी अपने कैबिनेट कलीग्स के कंपैरिजन में बहुत पावरफुल लीडर थी। प्राइम मिनिस्टर की पावर का लेवल उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी और लीडरशिप पर भी डिपेंड करता है। गठबंधन की राजनीति यानी कोलिशन पॉलिटिक्स और प्राइम मिनिस्टर्स की लिमिट्स। कुछ पिछले सालों में कोलिशन पॉलिटिक्स ने प्राइम मिनिस्टर की पावर पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं। जब गठबंधन की सरकार बनती है, दो या दो से अधिक पार्टियों की सरकार बनती है, तो उसे कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। उस समय प्राइम मिनिस्टर की पावर कुछ लिमिटेड यानी रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। कोलिशन गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि पार्टी के अलग अलग ग्रुप और फैक्शंस को एकोमोडेट करना पड़ता है, यानी अलग अलग ग्रुप्स यानी फैक्शन जिसे गुट कहते हैं उनको भी शामिल करना पड़ता है, उनकी सहमति लेनी पड़ती है। एलियंस पार्टनर को भी सेटिस्फाई करना पड़ता है, जो उसके साथ गठबंधन पार्टी है उसको भी संतुष्ट करना पड़ता है।
गवर्नमेंट का सर्वाइवल कोलिशन पार्टनर्स और सपोर्टिंग पार्टीज के सपोर्ट पर डिपेंड करता है। मतलब जो हर चीज़ रहती है, सरकार जो कदम उठाती है, जो योजना लाती है, उसमें गठबंधन पार्टी की सहमति लेनी बहुत ज़रूरी होती है, अन्यथा वो पार्टी, वो गवर्नमेंट सर्वाइव नहीं कर पाती है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर को एलाइज और सपोर्टिंग पार्टीज़ के व्यू का ध्यान रखना पड़ता है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की। जहां प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का मुखिया होता है, वहीं प्रेसिडेंट स्टेट का हेड होता है। इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास मेनली नॉमिनल पावर्स होती हैं, केवल नाममात्र की पावर्स होती हैं। इंडिया के राष्ट्रपति को ब्रिटेन की रानी, ब्रिटेन की क्वीन के समान माना जाता है, जिनके काम फंक्शन मोस्टली सेरेमोनियल होते हैं। प्रेसिडेंट देश की सभी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के ओवरऑल फंक्शनिंग को सुपरवाइज करता है ताकि वो हार्मनी में काम करें और स्टेट के ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। राष्ट्रपति लोगों के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुना जाता। प्रेसिडेंट को चुनने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलएज का इलेक्शन होता है। इलेक्शन जीतने के लिए कैंडिडेट को मेजॉरिटी वोट चाहिए होती हैं। इस सिस्टम से पता लगता है कि प्रेसिडेंट पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। प्रेसिडेंट के पास प्राइम मिनिस्टर जैसा डायरेक्ट पब्लिक मैंडेट नहीं होता है, क्योंकि उसके पास डायरेक्ट जनता से चुनाव नहीं होता है। इस वजह से प्रेसिडेंट नॉमिनल, नाममात्र एग्जीक्यूटिव बना रहता है। प्रेसिडेंट्स की यदि पावर्स की बात करें, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को कैजुअली पढ़ा जाए तो लगता है कि प्रेसिडेंट के पास अनलिमिटेड पावर हैं, क्योंकि सभी गवर्नमेंट्स एक्टिविटीज़ प्रेसिडेंट के नाम पर होती हैं। सभी लॉज, सभी कानून्स और सभी नीतियाँ, पॉलिसीज, डिसीजंस प्रेसिडेंट के नाम पर इशू होते हैं। मेजर अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के नाम पर ही होती हैं। जो मेजर नियुक्तियाँ होती हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर होती हैं। इन अपॉइंटमेंट्स में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति जिनकी नियुक्ति करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज की जो अपॉइंटमेंट है, स्टेट के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर्स हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, चुनाव आयुक्त और एम्बेसडर्स हैं, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं। सभी इंटरनेशनल ट्रीटीज, अंतर्राष्ट्रीय संधियां और एग्रीमेंट्स भी प्रेसिडेंट के नाम पर ही होते हैं। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति डिफेंस फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है। डिफेंस फोर्सेस जो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी जो होती है, तीनों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होता है। प्रेसिडेंट की ये पावर्स बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन प्रेसिडेंट्स की सब पावर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर यूज किया जाता है। प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस कंसीडर करने को कह सकता है, लेकिन अगर वही एडवाइस दोबारा दी जाए तो प्रेसिडेंट को उसे मानना पड़ता है। कहने का मतलब इनडायरेक्टली जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर ही डिपेंड करती है। जैसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको सुझाव देंगे राष्ट्रपति को, वो उसको मानना पड़ता है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट और लॉ मेकिंग में। जब पार्लियामेंट किसी बिल को पास कर देता है और राष्ट्रपति उसको असेंट यानी सहमति देता है तो वह कानून बन जाता है। प्रेसिडेंट बिल को कुछ टाइम के लिए डिले कर सकता है, पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भी भेज सकता है। अगर पार्लियामेंट बिल को फिर से पास कर दे तो प्रेसिडेंट को साइन करने ही पड़ते हैं। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर्स की, यानी कुछ पावर्स ऐसी रहती हैं जिसमें प्रेसिडेंट अपने विवेक के अनुसार फैसला लेता है। एक इम्पॉर्टेंट काम जो प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन यानी विवेक से करता है, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट। जब किसी पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है, अगर किसी पार्टी का कोलिशन गठबंधन को लोकसभा में क्लियर मेजॉरिटी मिल जाए तो प्रेसिडेंट उस मेजॉरिटी पार्टी का, कोलिशन के लीडर को, ये मेजॉरिटी बहुमत वाली पार्टी को या गठबंधन की पार्टी के जो सुप्रीम लीडर होता है उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। जब किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, यदि किसी पार्टी या गठबंधन को मेजॉरिटी नहीं मिलती, प्रेसिडेंट अपने विवेक के अनुसार डिस्क्रिशन यूज करता है। उस लीडर को अपॉइंट
प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है जो मेजॉरिटी सपोर्ट हासिल कर सकता है। ऐसे केस में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को एक फिक्स टाइम के अंदर लोकसभा में मेजॉरिटी सिद्ध करने के लिए कह सकता है। इस प्रकार वह अपनी डिस्क्रिशन के हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर तो नियुक्त कर सकता है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर नियुक्त होता है उसको बहुमत साबित करना पड़ता है लोकसभा में। अब बात करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की। दुनिया के कई देशों में प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव नहीं होते, केवल नाम मात्र के वो कार्यकारी नहीं होते जैसे इंडिया में होते हैं। कुछ देशों में प्रेसिडेंट ही स्टेट और गवर्नमेंट दोनों का हेड होता है, ना कि प्रधानमंत्री। सबसे फेमस एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट है। यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम की कुछ फीचर्स हैं। यूएस प्रेसिडेंट डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट होता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में एमपी और एमएलए के वोट से राष्ट्रपति इलेक्ट होता है, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट डायरेक्टली लोगों के द्वारा ही इलेक्ट होता है। वो पर्सनली मिनिस्टर्स को चूज और अपॉइंट करता है। लॉ मेकिंग लेजिस्लेचर करती है। कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का होता है, जिसे कांग्रेस कहा जाता है। प्रेसिडेंट कांग्रेस द्वारा पास किए गए कानून को वीटो कर सकता है। प्रेसिडेंट को कांग्रेस की मेजॉरिटी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। वो प्राइम मिनिस्टर की तरह कांग्रेस के प्रति आंसरेबल नहीं होता। यहाँ पर पार्लियामेंट के तौर पर उसको कांग्रेस बोला जाता है और उसके प्रति वो प्राइम मिनिस्टर की तरह कांग्रेस के प्रति आंसरेबल उत्तरदायी नहीं होता। प्रेसिडेंट का फिक्स टेन्योर 4 साल का होता है। जो प्रेसिडेंट चुना गया है और उसकी पार्टी कांग्रेस में यानी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी में नहीं हो, फिर भी वो अपना पूरा टर्म यानी 4 साल का पूरा समय पूरा करता है। तो यहाँ पर हमने अमेरिका की जो फीचर्स हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, वो हमने यहाँ पे पढ़ी। प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो करने वाले देश प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं। मोस्ट लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में और कई फॉर्मर सोवियत यूनियन कंट्रीज़ में, क्योंकि इस सिस्टम में प्रेसिडेंट सेंट्रल अथॉरिटी होता है, इसलिए इसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। इंडिया का पार्लियामेंट सिस्टम, इंडिया जैसे कंट्री ब्रिटिश मॉडल को फॉलो करते हैं, जहां पर पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, इसलिए इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, जुडिशरी, न्यायपालिका। चलिए एक बार फिर ऑफिस मेमोरेंडम वाली स्टोरी पर वापस चलते हैं। इस बार स्टोरी को याद करने की जगह ये कल्पना करते हैं कि सिचुएशन कितनी अलग हो सकती थी। ये स्टोरी शांतिपूर्वक एंड हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया जिसे सबने एक्सेप्ट कर लिया। अब इमेजिन कीजिए यदि देश में सुप्रीम कोर्ट होता ही नहीं, यदि सुप्रीम कोर्ट होता लेकिन उसके पास गवर्नमेंट एक्शन को रोकने की पावर नहीं होती, यदि कोर्ट के पास पावर होती लेकिन लोग उसके फेयर जजमेंट पर विश्वास नहीं करते, यदि कोर्ट फेयर जजमेंट देता लेकिन लोग उस जजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये सिचुएशन क्या दिखाती हैं? ये सिचुएशन दिखाती हैं कि डेमोक्रेसी के लिए इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशरी बहुत ज़रूरी होती है। यानी जो जुडिशरी होती है, जो जज अपना फैसला सुनाते हैं, उनका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, जो सरकार के फैसले को भी बदल सकते हैं। जुडिशरी का मतलब है किसी देश के अलग अलग लेवल की सभी कोर्ट्स को मिलाकर जुडिशरी कहा जाता है। इंडिया की जुडिशरी में पूरे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है और स्टेट में जो हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जिला अदालत हैं और लोकल लेवल पर जो कोर्ट्स हैं, ये सभी जुडिशरी के अंतर्गत आते हैं। इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट, इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश की जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है। यानी किसी भी राज्य, किसी भी ज़िले के जो कोर्ट हैं, उनके फैसले पर, उन फैसले के खिलाफ अपील जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में।
सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन सभी कोर्ट पर बाइंडिंग होते हैं, सभी कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की ही बात माननी होती है। सुप्रीम कोर्ट डिस्प्यूट सुन सकता है, या तो सिटीजन्स के बीच में डिस्प्यूट हो उनको भी सुन सकता है, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो उनको भी सुन सकता है, दो या ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, यदि मान लो किसी दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है किसी कारणवश, तो उस डिस्प्यूट को भी सुनने का काम सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में मान लो डिस्प्यूट हो जाता है, कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार रहती है और राज्य में किसी और पार्टी की सरकार, तो वहाँ पर डिस्प्यूट हो जाता है और उस डिस्प्यूट को भी सुप्रीम कोर्ट सुलझा सकती है। हाई कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी है। सुप्रीम कोर्ट जो है इसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी कहते हैं। यह सिविल केस, क्रिमिनल केस में भी अपील सुनता है। हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ, हाई कोर्ट ने जो डिसीजन सुना दिया उसके अगेंस्ट भी यहाँ अपील की जा सकती है। अब जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि जुडिशरी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में नहीं होती, यानी जो विधायिका और कार्यपालिका है उसके कंट्रोल में नहीं होती। जज गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी के हिसाब से काम नहीं करते, इसलिए मॉडर्न डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट कोर्ट होते हैं। इंडिपेंडेंट कोर्ट होते हैं जिन पर किसी पार्टी या किसी सरकार का दबाव नहीं होता। इंडिया ने भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी एस्टेब्लिश की है। यदि जज की अपॉइंटमेंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज अपॉइंट किए जाते हैं। इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है। इसमें प्राइम मिनिस्टर की सलाह होती है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह के बाद, और प्रैक्टिकल टर्म में यदि बात करें, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज नए जज को सिलेक्ट करने का काम करते हैं। इसलिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें बहुत कम होती है। यदि इनकी नियुक्ति भी लीडर्स या मिनिस्टर्स के द्वारा की जाती तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट होना जुडिशरी का बहुत मुश्किल हो जाता। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो बनता है। सुप्रीम कोर्ट का सबसे जो सीनियर होता है जज, उसको ही चीफ जस्टिस बनाया जाता है। जज को हटाने से संबंधित यहाँ बात करते हैं। एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता। जज को रिमूव करना प्रेसिडेंट को रिमूव करने जितना डिफ़िकल्ट यानी कठिन होता है। जज को सिर्फ इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। इम्पीचमेंट को हिंदी में महाअभियोग कहा जाता है। महाअभियोग के द्वारा जज को हटाया जा सकता है। इसके लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी से मोशन पास होना बहुत ज़रूरी होता है। इंडियन डेमोक्रेसी के हिस्ट्री में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। इंडियन जुडिशरी की पावर की बात करें, इंडियन जुडिशरी दुनिया की सबसे पावरफुल जुडिशरी में से एक मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर होती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संविधान की व्याख्या करते हैं। ये कानून को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव एक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी जो कार्यपालिका ने कोई स्टेप उठाया है तो उसको इनवैलिड भी ये कर सकते हैं अगर यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हों। ये पावर्स यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पर अप्लाई होती है। यानी किसी कारणवश यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई गलत निर्णय लें तो इन निर्णय को बदलने की शक्ति जुडिशरी पर होती है। अब बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट की ये पावर जिसमें वो कानून और गवर्नमेंट के एक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करते हैं, उसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। कहने का मतलब यदि कोई केंद्र या राज्य सरकार कोई स्टेप या एक्शन लेती है, अब वो संवैधानिक तरीके से लिया गया फैसला है या नहीं है, इसे जांचने का काम जुडिशरी करती है और इस प्रैक्टिस को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। जुडिशियल रिव्यू के द्वारा कोर्ट
ये पता लगाते हैं, चेक करते हैं कि कानून, लॉ और एक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, संवैधानिक है या नहीं है, संविधान के हिसाब से सरकार के द्वारा जो स्टेप लिया गया है वो है या नहीं है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एक्शन को कैंसिल करने का काम जुडिशरी यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करते हैं। यदि सरकार कोई स्टेप लेती है और वो अनकॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो उसे कैंसिल करने का काम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर की। सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल दिया है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल या फिर कोर स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। यानी संविधान निर्माता ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक प्रिंसिपल्स या कोर स्ट्रक्चर दिए उनको चेंज नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन, जुडिशरी की पावर और इंडिपेंडेंस उसे फंडामेंटल राइट का गार्जियन बनाती है। जो भी आम सिटीजन्स हैं, आम नागरिक हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका गार्जियन की तरह काम करती है जुडिशरी। यदि सिटीजन्स के राइट्स, अधिकार वॉयलेट होते हैं, उनके अधिकारों का हनन होता है तो वो कोर्ट के पास जा सकते हैं। कोर्ट उन्हें रेमेडी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। रेमेडी मीन्स उपचार और प्रोटेक्शन माने संरक्षण देने का काम करती हैं। अब बात करते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। रिसेंट ईयर्स में कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट मीन्स जनहित और ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए कई इम्पोर्टेंट जजमेंट दिए हैं। कोई भी व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। गवर्नमेंट एक्शन से पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच रहा है। कुछ गवर्नमेंट ऐसे फैसले लेते हैं जिससे पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान होता है, इससे हो सकता है, इसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। जब आम नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट की शरण लेता है तो इसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। डेमोक्रेसी में कोर्ट का रोल क्या है? डेमोक्रेसी में कोर्ट्स जो रहते हैं, कई बार गवर्नमेंट बनती है और पावर को मिसयूज करती है, तो पावर को मिसयूज करने को रोकने का काम करता है कोर्ट। पब्लिक ऑफिशियल्स की मेल प्रैक्टिस और करप्शन को रोकने का काम भी कोर्ट करता है और आम नागरिक के राइट्स, अधिकार को प्रोटेक्ट करने का काम भी कोर्ट करता है। और इसी वजह से इंडिया में जुडिशियरी पर लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास, ट्रस्ट है और कॉन्फिडेंस है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो समाप्त होता है।